आज का हमारा टॉपिक है लिपि। लिपियों के अंतर्गत हम देखेंगे देवनागरी लिपि, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि। यानी प्राचीन समय में हमें कौन कौन सी जो लिखित रूप हमें मिले, कौन कौन से हमें अभिलेख मिले थे, उन सबको सम्मिलित रूप से हम लिपि कहते हैं। तो सामान्य विवेचन में जैसे हम बात करेंगे आज सबसे पहले देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि कौन सी थी, क्या उसका नामकरण रहा, क्या विद्वानों के उसके बारे में मत थे, और देवनागरी लिपि की विकास कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी, और उसके कुछ दोष भी मिलते हैं, वो कौन कौन से थे। तो देखें कि देवनागरी का एक प्राचीन नाम नागरी भी है। यानी देवनागरी का प्राचीन नाम क्या है? नागरी। देवनागरी का प्राचीन नाम नागरी है। प्राचीन नागरी के दो रूप मिलते हैं, और वो दो रूप कौन कौन से थे? एक तो था प्राचीन और एक था पूर्वी। देवनागरी जो लिपि है वो पश्चिमी रूप से विकसित हुई थी, पश्चिमी रूप से विकसित इसको मानते हैं, और वहीं पर इसी भाषा को दक्षिण में जाकर दक्षिण में इसको नंदी नागरी कहते हैं। यानी इसको दक्षिण में नंदी नागरी। तो ये था देवनागरी के बारे में थोड़ा सामान्य विवेचन। तो प्रिय विद्यार्थियों, बीए फाइनल के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनेगा वो है देवनागरी लिपि का नामकरण, देवनागरी लिपि का नामकरण, विकास, विशेषताएं यानी गुण और दोष की चर्चा इसमें इस क्वेश्चन में हमें करनी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है, और इस लिपि का जो नाम है वो देवनागरी लिपि क्यों पड़ा, इसके बारे में विद्वान एक मत नहीं है। यानी इसके नामकरण के विषय में सभी विद्वानों में मतभेद हैं। कोई विद्वान कहता है ये नगरी नाम से था, कोई विद्वान कहता है ये नाम जो है देश नगर के नाम से पड़ा, कुछ विद्वान कहते हैं चंद्रगुप्त जो था उसके नाम पर उसका नाम रखा गया, क्योंकि चंद्रगुप्त को उस समय देव की संज्ञा दी गई, इसीलिए जो चंद्रगुप्त का जो नगर था उस नगर के नाम पर उसका नामकरण हुआ मानते हैं। तो विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। तो आइए जानते हैं किन किन विद्वानों के मत के अनुसार कौन कौन से नामकरण थे। तो सबसे पहले इसी कड़ी में धीरेन्द्र वर्मा का जो मत है वो क्या था? इनका मत था, इन्होंने जो देवनागरी का नाम जो दिया वो नागर ब्राह्मण से मानते हैं। यानी धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि देवनागरी का जो नामकरण है वो नागर ब्राह्मण से मानते हैं, और ये नागर ब्राह्मण जो हैं गुजरात के थे। ये नागर ब्राह्मण जो है वो कहाँ के थे? गुजरात के थे, और गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इस लिपि का जो नाम है वो हमें देवनागरी नाम मिलता है। कुछ इसका संबंध जो है नगर से बताते हैं, कुछ इसका संबंध जो है नगर से मानते हैं। यानी कोई नगर था, नगर की जो लिपि है वो नागरी लिपि कहलाई। तांत्रिक मंत्र में चिन्ह मिले जिसे देश नगर कहा गया, जिसे क्या कहा गया? देश नगर, और इस देश नगर के नाम पर इसका नाम जो है देवनागरी पड़ा। मत और भी है, चंद्रगुप्त के नाम पर पड़ा, क्योंकि चंद्रगुप्त का जो नगर था वो देवनगर कहलाता था।
और इसी देवनागर के नाम पर जो है चंद्रगुप्त को पहले देव की संज्ञा दी गई और देवनागर के नाम पर ही इसका आगे नाम जो है वो देवनागरी पड़ा। नागरी लिपि के नामकरण की चर्चा हुई। उसके बाद नागरी शब्द की जो उत्पत्ति है, देवनागरी लिपि में नागरी शब्द की जो उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से हुई थी, नागर अपभ्रंश से हुई थी। और दक्षिणी भारत में इसी जो नागरी को नंदी नाम से जाना गया। कि देवनागरी लिपि का जो विकास है वो जो समय है वो ईसा से 700 से 1200 के लगभग इसका समय शुरू हुआ था। यानी 700 से 1200 ईस्वी के लगभग देवनागरी लिपि का जो है समय शुरू होता है। इसके बाद देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ था और ईसा की 7वीं शताब्दी से इसका विकास हुआ मानते हैं। तो देवनागरी लिपि का जो समय रहा वो जो सर्वमान्य था वो 700 से 1200 ईस्वी के मध्य रहा और देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ मानते हैं। ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ और ईसा की 7वीं शताब्दी से इसका विकास माना जाता है। अब हमें कुछ रोचक तथ्य मिले, रोचक तथ्यों की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम गुजरात के राजा जयभद्र जो कि 700 से 800 ईस्वी के लगभग जो उसका समय रहा, उन्होंने जो शिलालेखों का प्रयोग किया उन प्रयोगों में देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किया। यानी देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गुजरात के राजा जयभद्र के शिलालेखों से प्राप्त होता है। इसके बाद 8वीं सदी में राष्ट्रकूट नरेशों ने इसका प्रयोग किया था। यानी 8वीं सदी में राष्ट्रकूट जो नरेश थे, राजा थे, उन्होंने इस लिपि का प्रयोग किया। किस लिपि का? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया 9वीं शताब्दी में। उसके बाद 9वीं शताब्दी में बड़ौदा के राजा ध्रुव ने इसका दूसरा प्रयोग किया था। यानी सर्वप्रथम गुजरात के राजा जयभद्र ने इसका प्रयोग किया अपने शिलालेखों में। तत्पश्चात 8वीं सदी में राष्ट्रकूट नरेशों ने इसका प्रयोग किया। उसके बाद 9वीं शताब्दी में बड़ौदा के राजा ध्रुव ने इसका प्रयोग किया, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। तो सबसे पहले इसी कड़ी में जो इसकी विशेषता है वो मिलती है ध्वनि व वर्ण में सामंजस्य। ध्वनि व वर्ण में सामंजस्य कैसे? यानी जो इसको हम कह सकते हैं कि इस लिपि में उच्चारण के अनुसार ही, उच्चारण जैसे हम करेंगे उसके अनुसार ही वर्ण निश्चित किए जाते हैं। यानी जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। कैसे लिखा जाता है वही बोला जाता है? जैसे मैंने एक शब्द लिखा कि अगर, मैंने शब्द लिखा अगर, अब मैंने बोला है अगर और वही मैंने इसको लिखा है, जबकि ऐसा बाकी लिपियों में नहीं होता। उसमें एक रूपता या सामंजस्य वर्ण और शब्दों का जो बोलते हैं वो लिखते हैं, उसमें सामंजस्य नहीं रहता। तो देवनागरी लिपि में सबसे बड़ी विशेषता है ध्वनि व वर्ण में सामंजस्य। इस लिपि में उच्चारण के अनुसार वर्ण निश्चित किए जाते हैं और जो बोला जाता है वही इसमें लिखा जाता है। यानी देवनागरी लिपि में एक ही ध्वनि के लिए एक ही संकेत का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी का बड़ा गुण है, और वो बड़ा गुण कौन सा है कि एक ही ध्वनि के लिए एक ही संकेत किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं अन्य लिपियों की, जैसे रोमन लिपि की बात करते हैं। रोमन में हम कै को लिखने के लिए
यानी कै ध्वनि को लिखने के लिए बहुत सारे प्रयोग करते हैं। जैसे कै से भी लिखा जाता है, सी से भी लिखा जाता है, यानी जैसे वो लिखा जाता है वैसे बोला नहीं जाता, यानी अलग अलग इसका प्रभाव हुआ। रोमन लिपि में कै को लिखने के लिए के और सी का भी प्रयोग किया जाता है, कहीं सी का मिलता है, कहीं के का प्रयोग मिलता है। जैसे और शब्दों की बात करें तो कहीं पर यू का प्रयोग ऐसे होता है, कहीं बट को, अब इसमें वैसे तो यू है लेकिन बट को ए की ध्वनि जैसे मिलती है, इसमें ए की ध्वनि इसमें आ जाती है बट। अब इसको बूट नहीं बोलेंगे, अब लिखा तो वैसे देखा जाए तो बूट है लेकिन इसको बट बोलेंगे। तो ये क्या है, ये सामंजस्य या एक रूपता नहीं है कि एक ही ध्वनि के लिए एक ही संकेत किया जाए, ऐसा नहीं है। जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा होता है। जैसे हमने ए लिखा तो ए जैसे लिखा है वैसे ही इसको बोला है। अब मैंने इसको जैसे ख मुझे लिखना है ख, तो अब मैंने ख लिखा, अब जैसे मैंने ख बोला है वही मैंने लिखा है। और ए भी ऐसे लिखा जाता है, दो वर्ण, यानी विप्रूपता इसमें नहीं मिलती। तीसरा गुण है समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति, यानी उत्कृष्ट लिपि का यह सबसे बड़ा गुण होता है कि समग्र ध्वनियों जो है, समग्र जो ध्वनियां हैं उसका लिपि संकेतों द्वारा ही अभिव्यक्त वो होती है। यानी यह देवनागरी लिपि का उत्कृष्ट उदाहरण है, उत्कृष्ट गुण है। उत्कृष्ट गुण कौन सा है कि समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति, यानी उत्कृष्ट गुण के अंतर्गत हम देखेंगे कि समग्र ध्वनियों का जो प्रयोग है लिपि संकेतों द्वारा किया जाता है, लिपि संकेतों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता कि समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति। तो उत्कृष्ट गुण होते हैं एक लिपि में, और वो लिपि संकेतों के द्वारा लिखी जाती है, संकेत उच्च संकेत उसमें होते हैं। तो ये देवनागरी लिपि का सबसे बड़ा गुण है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट गुण की। अगला जो गुण है वो है असंदिग्धता, यानी उत्कृष्ट लिपि में एक ध्वनि संकेत में दूसरी ध्वनि संकेत का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसकी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। यानी उत्कृष्ट लिपि में गुण होना चाहिए। उत्कृष्ट लिपि में यह सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि वो असंदिग्ध जो है वो नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए एक शब्द में दूसरे शब्द का, यानी एक दूसरे में भ्रांति नहीं होनी चाहिए, भ्रांति नहीं होनी चाहिए, भ्रांति का कोई स्थान नहीं रह जाता। एक बड़ी लिपि का यह गुण होता है कि वो असंदिग्ध होती है। जैसे रोमन की हम बात करें तो जैसे यू शब्द है, जैसे यू जो शब्द है उसको हम क्या माने, या तो उसको ए माने, कहीं पर उसका रूप यू भी मिलता है, कहीं उसका यू भी मिलता है। यानी कुछ एक शब्दों में यू जो है वो यू की तरह प्रयोग होता है, तो कहीं पर जाकर वो ए बन जाता है। तो इन शब्दों में आपस में क्या है, संदिग्धता है, भ्रांति है कि यू को क्या माने, ए माने के यू माने। तो इसी प्रकार देवनागरी लिपि में ऐसी कोई भी भ्रांति नहीं है, उसके लिए जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो असंदिग्धता यह सबसे बड़ा गुण इसके दौरान मिलता है। तो पांचवा गुण है अक्षरों का वैज्ञानिक विभाजन, यानी देवनागरी लिपि के दौरान हम देखते हैं कि इसमें अक्षर जो होते हैं उसका वैज्ञानिक ढंग से विभाजन किया जाता है, उसको दो भागों में बांटा जाता है, जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर के लिए अलग अलग रूप मिलते हैं, अलग अलग समूह बनते हैं,
जबकि व्यंजन के लिए अलग समूह बनते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें संयुक्ताक्षर का भी प्रयोग किया जाता है और इसके दौरान बहुत सारे विभाजन किए जाते हैं, समूह बनाए जाते हैं, जिसमें अलग ध्वनि के लिए अलग ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे महाप्राण है, अलप प्राण है, सघोष है, अघोष है, संयुक्त व्यंजन है, स्वर है, व्यंजन है। इन सब का बहुत ही विस्तृत रूप इसका वैज्ञानिक ढंग से इसका विभाजन किया जाता है देवनागरी लिपि में। और वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग किसका किया जाता है? अक्षरों का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो विशेषता है वो है उच्चरित ध्वनियों का प्रयोग। उच्चरित ध्वनियों का प्रयोग यानी इसमें केवल उच्चरित, जैसे हम बोल रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, उसी ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। उच्चरित ध्वनियों का इसमें प्रयोग बहुतायात से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है उचित लिपि चिन्ह, यानी उचित लिपि चिन्ह का प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। जैसे इसमें स्पर्श व्यंजन किया समूह बनाया जाता है, उसमें अ घोष, स घोष आदि का प्रयोग उचित लिपि चिन्हों के द्वारा किया जाता है। आदि का प्रयोग अलग अलग किया जाता है। अ घोष के लिए लिपि का प्रयोग अलग करेंगे, अलग चिन्ह होगा। स घोष के लिए अलग से इसको उच्चारित करेंगे, अलग से इसकी व्यवस्था की जाएगी। और अगर बात करें तो जैसे अलप प्राण है, महाप्राण है, बहुत सारे विभाजन इसमें किए जाते हैं। तो उचित लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उच्चरित ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का वैज्ञानिक ढंग से विभाजन किया जाता है, असंदिग्धता इसमें होती है, समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति की जाती है, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत का प्रयोग किया जाता है और ध्वनि व वर्ण में सामंजस्य इसमें होता है। देवनागरी लिपि में आगे हम बात करेंगे अनुनासिक लिपि चिन्ह। अनुनासिक, देवनागरी लिपि में अनुनासिक ध्वनियों को अपनी अलग अलग विशेषता है। अनुनासिक यानी ऐसे ध्वनि जो नाक से बोली जाती हो, जैसे अणे, ने, ये, ड़े, ऐसे शब्दों का इसमें अलग से इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं होता। तो अनुनासिक लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है अलग से। इसके बाद संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि में संयुक्त वर्णों का स्पष्ट उच्चारण किया जा सकता है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। यानी संयुक्त वर्णों का इसमें प्रयोग किया जा सकता है, इसका उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके बाद है मात्रा प्रयोग की सुविधा, यानी अलग अलग अक्षरों ध्वनियों के लिए अलग अलग मात्रा प्रयोग की सुविधा की गई है। मात्रा, इसमें स्वरों की अलग मात्रा निश्चित होती है। इसमें मात्राओं का प्रयोग जो है वो व्यंजनों के साथ होता है। जैसे राम है, इसके अंदर आ की ध्वनि है, उसका प्रयोग जो है व्यंजन के साथ किया जाता है। मैं का प्रयोग साथ में स्वर भी इसमें मिलता है। यानी ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसका अलग अलग प्रयोग होता है, तो मात्रा प्रयोग की सुविधा रहती है। लेखन में कलात्मकता, देवनागरी लिपि में लेखन में कलात्मकता आती है। किस तरह से, यानी जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और एक के साथ अनेकों का प्रयोग इसमें नहीं होता। अलग अलग सुविधाएं मिलती है, अलग अलग जो प्रयोग है देखने को मिलते हैं। और शब्दों के, अक्षरों के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा का, जैसे क, ख, ग, जैसे रा, मैं, ये शब्द हैं, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग, यानी जो शब्द अक्षरों के ऊपर, सर के ऊपर जो रेखा लगाई जाती है वो शिरोरेखा है। ये
और अब देखिए इसमें अगर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो अलग अलग ये बन जाएंगे। तो देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो लेखन है, लेखन जो शैली है उसमें कलात्मकता आएगी, वो लेखन जो है सुंदर लगने लगेगा। इसके बाद है गद्यात्मक लिपि। यह देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता कि यह गद्यात्मक शैली में होती है, गद्यात्मक शैली में लिखी जाती है। तो ये थे हमारे देवनागरी लिपि के विशेषताएं या गुण। उसको फिर से मैं दोहराता हूँ, ध्वनि व वर्ण में सामंजस्य होता है, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत का प्रयोग किया जाता है, समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति होती है, असंदिग्धता होती है, इसमें अक्षरों का वैज्ञानिक ढंग से इसका प्रयोग किया जाता है, उच्चरित ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, उचित लिपि चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अनुनासिक लिपि समूह का प्रयोग किया जाता है, संयुक्त वर्णों का प्रयोग अलग से होता है, मात्रा प्रयोग की सुविधा भी रहती है, लेखन में कलात्मकता आती है, शिरोरेखा के कारण कलात्मकता सुंदर ढंग से वो लगता है, और यह एक गद्यात्मक शैली है। इसमें कुछ दोष भी मिलते हैं, और वो दोष कौन कौन से हैं आइए हम जानते हैं। तो कुछ चिन्हों में एक रूपता नहीं मिलती। तो पहला ही जो दोष है वो है कुछ चिन्ह ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिसमें एक रूपता नहीं मिलती। जैसे हम बात करते हैं र का प्रयोग, र का प्रयोग 4 भागों में किया जाता है, अलग अलग शब्दों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। कैसे देखें, र का प्रयोग जो है एक बार तो कर्म के साथ किया जाता है, यानी पैर में र लग गया, एक धर्म यानी शिरोरेखा के ऊपर र लग गया, कर्म धर्म, और एक जैसे री के रूप में हो गया, पृथ्वी हो गया, और एक जैसे हम र का प्रयोग इस प्रकार देखते हैं ट्रेन। यानी देखें कि र का प्रयोग अलग अलग रूप में मिलता है, क्रम द्रम, एक में पैर में र, एक के सर के ऊपर है, पृथ्वी में अलग है, ट्रेन में अलग शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। तभी तो इसकी विशेषता है कि जो गुण हैं, जो दोष हैं, वो देखें कि कुछ चिन्हों में एक रूपता नहीं मिलती। र का प्रयोग चारों में अलग अलग मिलता है, क्रम धर्म पृथ्वी और ट्रेन में। इसका दूसरा जो दोष है वो है कि मात्राओं का व्यवस्थित क्रम नहीं है, मात्राओं का जो है वो व्यवस्थित क्रम नहीं है, कहीं पर मात्राएं ऊपर लगती है, कुछ ही शब्दों में मात्राएं नीचे भी लगाई जाती है। जैसे ये मात्रा ही है र की, जैसे ये र लग गया, प्री ये, यानी कुछ मात्राएं ऊपर है, कुछ मात्राएं नीचे शब्दों में प्रयोग की जाती हैं। तो मात्राओं का व्यवस्थित क्रम नहीं है। तीसरा जो दोष है वो है साम्य मूलक, जो समान जो वर्ण हैं, जो एक जैसे लगते हैं उच्चारण करने में, उसमें भ्रांति है। साम्य मूलक वर्णों के कारण पहचानने में कठिनाई होती है, यानी जो एक जैसे से वर्ण लगते हैं उनको पहचानने में कभी कभी कठिनाई हो जाती है। कैसे, शब्दों को देखें कि ब और व, ब और व एक जैसे लगते हैं लेकिन है नहीं, पहचानने में कठिनाई होती है। जैसे मैं और भ में अलग अलग है, एक जैसा लग रहा है ये। जैसे घ और ध, ये भी दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इसमें अलग अलग है, पहचानने में इसमें कठिनाई होती है। देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक है, ध्वन्यात्मक नहीं, यानी यह अक्षरों पर टिकी हुई है और ध्वनि के आधार पर ये नहीं। शिरोरेखा के कारण शीघ्रता से लिखने में कभी कभी कठिनाई हमें देखने को मिलती है, यानी शिरोरेखा के कारण प्रत्येक शब्द में शिरोरेखा लगाई जाती है, वरना वो शब्द सुंदर नहीं लगेगा। इसके कारण शीघ्रता से लिखने में, जल्दी लिखने में कठिनाई अनुभव होती है। इसके बाद कर्मानुसारिता का गुण कहीं कहीं इसमें नहीं मिलता, कर्म के अनुसार नहीं मिलता। जैसे पिता शब्द में पहले ई ध्वनि लिखी जाती है,
फिर पै लिखा जाता है। तो ये कर्मानुसारिता का गुण कभी कभी कहीं कहीं नहीं मिलता, कर्म नहीं मिलता। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा, आज हमने जाना देवनागरी लिपि के बारे में। धन्यवाद।